नारे का शोर है तो कहीं जाति धर्म वाली सियासत का जोर है। आज एक बार फिर बात होगी 15 मिनट वाली, जी हां 15 मिनट वाली धमकी की, हिंदू मुसलमान की, नेताओं की गिरती मर्यादा की, तू तड़ाक वाली भाषा की, गाली गलौज की, महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे से हुई बयानबाजी की। शुरुआत 15 मिनट की धमकी पर आ पहुंची। जूनियर ओवैसी के बाद सीनियर ओवैसी ने भी 15 मिनट का जिक्र कर दिया तो पुलिस ने ओवैसी को नोटिस थमा दिया। रैली के बीच मंच पर मिले नोटिस पर भी ओवैसी ने जमकर तंज कसा, सिस्टम पर सवाल उठाए, नोटिस को खुद पढ़कर सुनाया और तंज भी कसा। आज बात करेंगे कि क्या ध्रुवीकरण के लिए महाराष्ट्र में नेता नफरती बयान दे रहे हैं और इससे किसे फायदा और किसे नुकसान हो रहा है। इसी पर हम जनता की राय भी जानेंगे जो कि सवाल के जरिए हमने पूछी है। लेकिन उसके पहले असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा क्या, एक बार सुन लीजिए। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट अभी। पहले 15 मिनट का जिक्र, फिर गुस्ताखी होने की एक्टिंग। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी। सवाल है कि 15 मिनट का जिक्र कर ओवैसी बार बार किसे डराते हैं? 15 मिनट की बात कर क्या भड़काते हैं? एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल तब उठने लगे जब महाराष्ट्र के सोलापुर में पुलिस ने मंच पर ही ओवैसी को भड़काऊ भाषण देने से बचने का नोटिस थमा दिया। इस पर तंज कसते हुए ओवैसी ने फिर 15 मिनट का जिक्र किया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी। वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। ओवैसी ने 15 मिनट को चुनाव प्रचार के टाइम खत्म होने में 15 मिनट बाकी होने से जोड़ दिया। साथ ही सोलापुर पुलिस के नोटिस पर अपने चिर परिचित अंदाज में तंज कसने लगे। इसमें क्या लिखे? अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को। लीगल की स्पेलिंग भी गलत है, LEGAL, आप LEAGL लिख दिए। आई एम ओनली करेक्टिंग यू। अच्छा, यह प्रॉब्लम की स्पेलिंग में M खा गया, रिलीजियस में G खा गया। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। ओवैसी ने पुलिस नोटिस को मंच से पढ़ा और तमाशा बनाने लगे। हालांकि उन पर आरोप भड़काऊ भाषण का है और भड़काऊ भाषण को लेकर उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी घिरते रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में हिंदू मुसलमान तो जमकर हो ही रहा है, लेकिन पर्सनल अटैक, व्यक्तिगत बयान भी किए जा रहे हैं। ओवैसी और फडणवीस के बीच चल रही जुबानी जंग तू मैं पर आ गई है, तू तड़ाक पर आ गई है। किस तरीके से, सुन लीजिए। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। हम ठोकेंगे। तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली,
तो तुमको क्या बोला जाए, डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? वो फडणवीस हैं तो समझते हैं कि वो मुझे जिहाद या धर्म युद्ध के नाम से पुकारेंगे। वो फडणवीस हैं तो समझते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को नीचे गिराऊंगा। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं लिख के रख रहा हूं। और इनके आड़ में जो कारोबार कर रहे हैं, जिनका इनको वरद हस्त है, जिनका वरदान है, जरूरत पड़ी तो उनको भी ठोकेंगे। विनोद शेलार कह रहे थे, ये बात सही है, ये साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे मालाड का अस्तित्व रहेगा कि नहीं, इस प्रकार का चुनाव है। जिस प्रकार से यहाँ गतिविधियां बढ़ रही है, अरे हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमने कभी धर्म की बात नहीं की, हमने कभी अन्याय नहीं किया, हमने योजनाएं लाई, सभी जाति धर्मों के लिए लाई। पर अगर यहाँ पर कोई वोट जिहाद की बात करता होगा तो उसको वोटों के धर्म युद्ध से हम जवाब देकर रहेंगे। जरांगे पाटिल का नाम लेने से बोलो, हिम्मत है तो बोलो फडणवीस, जरांगे पाटिल बोलो। तुम नहीं बोलेंगे? बोलेंगे नहीं नहीं, ओवैसी बोल सकता हूं, दूल्हे भाई है। सुनो फडणवीस, अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी की जेल में थे। अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों से कोई सौदा नहीं किया। सुनो फडणवीस, 1820 के बाद इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में सबसे पहला फतवा किसने दिया? हमारे मदरसों के जिम्मेदारों ने दिया। आप समझ गए? आपको यह बयान सुनवाना इसलिए जरूरी था कि महाराष्ट्र, जो कि देश का एक बड़ा राज्य है, मुंबई कहा जाता है कि देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पर यह सब चल रहा है। क्या चल रहा है? हिंदू मुस्लिम चल रहा है। और ये सामान्य लोग नहीं हैं, समाज इनको फॉलो करता है, ये वो लोग हैं। लेकिन बयानबाजी देखिए, आप समझिए कि हम कहां जा रहे हैं। और ये जो बयानबाजी है, ये पूरा चुनाव जो हिंदू मुस्लिम के बीच आ गया, कटेंगे तो बटेंगे, 15 सेकंड 15 मिनट इन सब के बीच आ गया। और देखिए जनता भी कितना मज़ा ले रही है, कितना खुश हो रही, उससे मतलब ही नहीं है सतही मुद्दों से। अब इन सब के बीच हमने कुछ सवाल तैयार किए, उन सवालों को लेकर हम लोगों के बीच गए, वो सवाल पूछे। और वो जो सवाल पूछे उनमें पहला सवाल, जूनियर ओवैसी के बाद अब सीनियर ओवैसी ने किया 15 मिनट का जिक्र, आपकी राय? 62% लोगों ने कहा सिर्फ और सिर्फ नफरती एजेंडा है। 15% लोगों ने कहा मुसलमान वोट के लिए यह किया गया। 18% ने कहा कि चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल, ओवैसी का 15 मिनट वाला बयान बीजेपी के कौन से नारे पर पलटवार है? 21% लोगों ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। 59% लोगों ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और 20% ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा कंफ्यूजन है। चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। राजीव पांडे प्रवक्ता बीजेपी, महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता, ब्रजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी। ब्रजमोहन जी के पास में चलूंगा। ब्रजमोहन जी, क्या कहें, ये महाराष्ट्र का चुनाव कहां पर आ गया? मतलब मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, वहां पर अर्थ की चिंता नहीं हो रही, विकास की चिंता नहीं हो रही, जीडीपी की चिंता नहीं हो रही, सेंसेक्स की बात नहीं हो रही, बाजारों की बात नहीं हो रही, सतही जो मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और की बात नहीं हो रही। लेकिन बात हो रही है 15 मिनट 15 सेकेंड, कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये क्या हो रहा है ब्रजमोहन जी? और सबसे बड़ी चिंता की बात, सबसे बड़ी चिंता की बात कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर पुलिस ने एक नोटिस दे दिया है, सरेआम जनता के सामने उस नोटिस का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, इसका मतलब यह माना जाए कि ये वो चुनाव आयोग है जिसके ना नाखून है ना दांत है। मनोज भाई, बात ये नहीं है। ये जो आदरणीय ओवैसी साहब तो सांसद हैं, जिनको हम देश में लॉ मेकर बोलते हैं, कानून बनाने वाले लोग हैं।
ये यदि कानून का पालन करने वाले लोग या कानून का पालन करवाने वाले एजेंसी और उस कानून का इस प्रकार से अगर मजाक बनाएंगे, तो मुझे लगता है ये भी एक अपने आप में जनता के लिए सोचने का बिंदु है कि हमारे लॉ मेकर कैसे और कैसा ये कानून बनाएंगे और कैसा ये कानून बना रहे हैं, जब इनके खुद के दिल में कानून के प्रति सम्मान नहीं है। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, महाराष्ट्र में इस प्रकार की भाषा जो अभी आपने दर्शकों को सुनवाई है, बहुत ही अफसोसजनक है। और इस प्रकार की भाषा का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा से इससे असहमति हम लोगों ने व्यक्त की है। सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता शालीनता और शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रख के अपनी बात कहते हैं। इस पे हम लोगों ने कभी कोई समझौता नहीं किया। जहां तक बात महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र का मतदाता पूरी तौर से धर्मनिरपेक्ष है। ये मतदाता हमेशा विकास के प्रति संवेदनशील होता है और ये विकास के लिए ही वोट करता है। आप महाराष्ट्र का पूरा पिछला इतिहास उठा के देखें, रिजल्ट हमेशा लोगों ने उन्हीं नेताओं को अपना आशीर्वाद दिया है जिन्होंने महाराष्ट्र के विकास की बात की। और यही कारण है कि हमारे आदरणीय नेता अजीत दादा पवार, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब लगातार महाराष्ट्र को विकास की तरफ ले जाने की बात कहते रहे हैं। और आज भी हम लोग अपने बयानों में या हमारा जो घोषणा पत्र आया उसमें हम लोगों ने पूरी बात सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के विकास की है। चलिए, कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह हमारे साथ मौजूद है। महिमा जी, क्या कहेंगे आप? जय हिंद। मैं तो सबसे पहले वसीम बरेलवी के अंदाज में भाजपा को महाराष्ट्र के वोटर की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि जा दिखा दुनिया को मुझको क्या दिखाता है गुरूर, तू समंदर है तो है मैं तो मगर प्यासा नहीं। ये जो घुसपैठ की सरकार है ना, इन लोगों ने जब महायुति की सरकार वहां पर बनाई, जो जोड़ तोड़ की सरकार है, जो जनता के जनादेश के अंदर घुसपैठ करके बनाई गई सरकार है, जो अडानी की मदद से बनाई गई सरकार है, अब तो सबूत अजीत पवार ने खुद सबके सामने रख दिए। इस सरकार के ऊपर महाराष्ट्र की जनता प्रश्न चिन्ह तो खड़ी करती ही रही है और अब उसको पटकनी देने जा रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं मनोज जी। देखिए, आप ये देख सकते हैं कि भाजपा ने महाराष्ट्र के अंदर अपने जो जितने बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, आप देखिए गठबंधन के सहयोगियों का क्या हाल है। इन्होंने वहां जाकर नारा दिया, एक है तो सेफ है। ना तो इनके गठबंधन के सहयोगी एक महसूस कर रहे हैं, ना इनके साथ सेफ महसूस कर रहे हैं। अमित शाह जाकर कह रहे हैं मुख्यमंत्री का ऐलान हम बाद में करेंगे नतीजे आने के बाद, क्योंकि वो तो उस समय आतुरता में सरकार बनाने के लिए आनन फानन में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ दिया। लेकिन अब जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा वो सब जो अपना अपना घर छोड़ आए थे भाजपा की गोद में बैठने के लिए, वो सब बेघर हो गए और जो है मुख्यमंत्री कोई और ही बन गया। मराठाओं ने इनकी खिलाफत कर रखी है। मराठवाड़ा ने आज जो है दरवाजे दिखा दिए। देवेंद्र फडणवीस की हिम्मत नहीं है कि वो जाकर के कदम भी रख दे मराठवाड़ा में, क्योंकि वहां से साफ संदेश है, यहां आएंगे तो जो है वो मुंह की खाकर वापस जाएंगे, वहां पर कदम नहीं रख सकते। किसानों के अंदर इतनी ज्यादा जो है नफरत है आज भाजपा के लिए, क्योंकि किसानों के ऊपर जो पिछले 3 साल से मार पड़ रही है इस सरकार की देखरेख में, जो किसानों की अनसुनी हो रही है, उसका तोड़ सिर्फ कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। आज उसका ऐलान खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से इस बात अपनी रैलीज में हमने कर भी दिया। और आप एक बात देखिए, एक तरफ हैं भाजपा के नेता जो जा रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं और जाकर के इस चुनाव के पर्व को, वोटर के पर्व को वोटर का धर्म युद्ध बताकर आ रहे हैं। एक तरफ हमारे नेता हैं राहुल गांधी जो जाकर सफाई कर्मचारियों से मुलाकात कर रहे हैं, बस में यात्रा करने वाली महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ये बता रहे हैं कि हमारे पूरे जो चुनाव की मुहिम है उसके केंद्र बिंदु पर जो है वो जनता का हित है, जनता का हित है। बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त राजीव पांडे भी मेरे साथ जुड़ गए। राजीव पांडे जी, महाराष्ट्र का चुनाव हिंदू मुस्लिम कटेंगे तो बटेंगे 15 मिनट इन सबके बीच में घूम रहा है। क्या कौन है जो इस ध्रुवीकरण को तय कर रहा है और किसे फायदा हो रहा है? देखिए मनोज जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो विकास, सुरक्षा और स्टेबिलिटी जो है, स्थायित्व, इस पर घूम रहा है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार, पहले मैं सुरक्षा की बात कर लेता हूं। इसी महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी और एनसीपी का समर्थन था, तो आपने देखा है कि सालाना, साल दर साल आतंकवादी हमले, दंगे, ये कांग्रेसियों का यही काम रहा। चाहे वो
26/11 हुआ हो या ट्रेन ब्लास्ट हुआ, घाटकोपर ब्लास्ट हुआ, जावेरी बाजार ब्लास्ट हुआ, ये ब्लास्ट एक्सपर्ट थे। कांग्रेसी लोग ना ब्लास्ट एक्सपर्ट थे। वो केवल ब्लास्ट कराओ, दंगे कराओ, ये इनका मेन धंधा था। आप जिम्मेदारी के साथ बयान दे रहे हैं। सुनिए, राजीव मेरी पांडे बात जी। सुनिए। उनकी सरकार थी, वो रोक नहीं पाए। मनोज जी, मैं एक बात आपको बताता हूं, 2014 में से मुंबई या महाराष्ट्र की धरती पर एक भी आतंकवादी आकर के अपने मंसूबे में कायम हुआ, अपने मंसूबे में सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ ना। बता दीजिए, अगर है तो आपके पास तो है मीडिया रिपोर्ट, बता दीजिए उनको, वो ढूंढ के ले आए। ये कांग्रेसियों के राज में ये जब बिरयानी खिलाएंगे आप आतंकवादियों को तो क्या होगा? तो पहले हो गई बात सुरक्षा की। एक और बात बता दी, गढ़चिरौली हॉट बेड हुआ करता था नक्सलियों का। गढ़चिरौली में नक्सली बैठते थे और अर्बन नक्सली बड़े बड़े सिटी सेंटर में। हमने उसको खत्म किया। और जहां तक डेवलपमेंट की बात है मनोज जी, तो कोई भी आदमी आकर के अगर देख ले, अगर बार बार अजीत पवार जी पर अटैक होता है, मैं कहता हूं अजीत दादा पवार इसलिए आए क्योंकि वो महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते थे, इसलिए हमारे साथ आए और डिप्टी सीएम है। तो मैंने जो कहा, पहली बात आपके सवाल पर आता हूं कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा है वो विकास, आप केवल मुंबई शहर के आसपास अगर आप विकास की गतिविधि देख ले तो 2.5 साल में जो हुआ है, इस 2.5 साल में, उससे पहले देवेंद्र जी ने काम किया था जो उस समय सीएम थे, कि आप कोस्टल रोड, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट, अटल सेतु, अगर आप इन सब चीजों को ही देख लीजिए जिससे किस प्रकार का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हुआ। मेट्रो, किस तरह से मेट्रो के और ट्रेन को जो लाइफलाइन कही जाती है उसको मतलब आपने connect बता किया दिया गया। कि हम सिर्फ विकास के इर्द गिर्द काम करते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, कुछ और सवाल भी हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। लेकिन अजीत पवार को लेकर आपने बड़ी चतुराई के साथ सफाई दे दी। सर्वे के कुछ और सवाल हैं, सर्वे के कुछ और सवाल ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। ओबीसी फैक्टर महाराष्ट्र चुनाव में किसे नुकसान पहुंचाएगा? महाविकास अघाड़ी को 46% कह रहे थे, 31% लोग महायुति की बात कर रहे थे, 23% लोग कुछ कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा, महाराष्ट्र चुनाव में धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? 33% लोग ओबीसी का नाम ले रहे थे, 23% लोग महायुति की बात कर रहे थे, 44% लोग महाविकास अघाड़ी की बात कर रहे थे। सर्वे का एक और अंतिम सवाल, महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या? 5% लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, 2% लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, 15% लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, 77% लोग विकास की बात कर रहे थे और 1% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सबसे पहले मैं गरिमा जी के पास चलूंगा क्योंकि वो पांडे जी की बात पर काफी कुछ कहना चाहती हैं काफी देर से। गरिमा जी। नहीं, आपने तो मुझे समय ही नहीं दिया, मेरी बात कंप्लीट ही नहीं होने दी, बीच में आपने रोक दिया। नहीं, बीच में सारी बात तो कर ली। नहीं, मेन विषय जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब तो ले कितना देर और लेंगे? मैंने कितनी देर और लेंगे? बस 30 सेकंड। ठीक है, बोलिए बोलिए। मैंने अपनी बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी और जो दो हमारे सहयोगी हैं उनसे हमने क्या काम किया और हम किस मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं। अब आपको बता देता हूं, ये बटेंगे तो कटेंगे वाली जो बात है, और एक है तो सेफ है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब जब देश में कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने बांटा, 30 लाख हिंदुओं का कत्लेआम कराया, देश के दो हिस्से कर दिए। एक तरफ बांग्लादेश है जहां हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां पर हिंदुओं का नाम लेवा ही नहीं बचा। तो मेरा मानना है एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत ही अच्छा नारा है। बहुत अच्छा नारा है, बिल्कुल सही कह रहे, काम कर रहा है इसका मतलब। गरिमा जी, बहुत अच्छा नारा और ये काम कर रहा है। मनोज जी, सबसे पहले तो महिमा नाम है मेरा, माफ और कीजिए, दूसरी माफ बात कीजिए, ये माफ कि- कीजिए, माफ कीजिए महिमा जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी। ये भाजपा के प्रवक्ता अभी जितनी बातें बोल रहे थे, देखिए जी। बटेंगे तो कटेंगे के तो इनके नैरेटिव को पंकजा मुंडे ने ही कल बोल दिया। इनकी अपनी सांसद हैं और उन्होंने बोल दिया, माफी चाहती हूँ, इनकी अपनी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, और उन्होंने बोल दिया कि मैं जो है मेरी राजनीति अलग है, मैं इस तरह की राजनीति नहीं करती, महाराष्ट्र में नहीं चलता। अजीत पवार ने बोल दिया, आज अशोक चौहान ने बोल दिया, मिलिंद देवरा ने बोल दिया। तो भाजपा पहले तो खुद ही बटी हुई है इस नारे के ऊपर, और भाजपा के सहयोगी भी बटे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि ये इतने सारे जब मुद्दे गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाई क्यों वहां पर आकर प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, इनके बाकी तमाम मंत्रियों को, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री को आकर के बांटने का काम करना पड़ गया, और आकर के क्यों नफरत भरे नारे देने पड़ गए, और वो भी आम नागरिकों के या किसी आम व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, सिर्फ कांग्रेस के सीधे सीधे विरुद्ध नहीं, भारत के भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जिनका आज जन्मदिन भी है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो,
चाहे वो राजीव गांधी जी हो, किसी नाम को नहीं छोड़ा भाजपा ने और जो है झूठी बातें फैलाने का काम किया, जिसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग से मिलकर के शिकायत भी दर्ज करानी पांडे पड़ी जी है। आपके आज पास आ रहा हूं, पांडे जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री और अजीत गृहमंत्री के विरुद्ध पांडे जी शिकायत भी आपके पास दर्ज आ रहा हूं, कराई है। लेकिन अजीत पवार साहब की पार्टी ब्रजमोहन जी श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है। ब्रजमोहन जी, महिमा जी बात तो ठीक कर रही हैं कि देखिए अजीत पवार भी बोल चुके हैं कि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलता, किसी और राज्य में चलता होगा, बटेंगे कटेंगे से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ के लोग कोई इस तरह के मामलों में, इस तरह के बयानों में नहीं आते। वही जिक्र बीजेपी के तमाम दूसरे नेताओं ने कर दिया, अशोक चौहान ने कर दिया, मिलिंद देवड़ा ने कर दिया। आप भी इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, आखिर क्यों इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, ये बता दीजिए। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, हमारी जो विचारधारा वो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है, और ये विचारधारा बहुत ही स्पष्ट रूप से हम लोगों ने स्वीकार भी किया, और इसको हमारे गठबंधन के भी सारे साथी जानते हैं। पर मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है। नहीं, मुद्दा यही है ब्रजमोहन जी, मुद्दा यही है, मुद्दा यही है, क्योंकि राजीव पांडे कह रहे हैं बहुत अच्छा नारा ये और काम कर रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप कह रहे हो कि मुद्दा ये है ही नहीं। राजीव जी ने इसके साथ ये भी कहा कि हम सब लोगों को एक होना जरूरी है, एक होने की बात कर रहे हैं। जब एक होने की बात करते हैं तो वो पूरे देश के हर नागरिक को एक होने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रजमोहन। उन्होंने किसी भी फिर स्तर गठबंधन के पर साथ में जाति क्यों या नहीं हो धर्म के रहे? आधार पर बांटने, एक होने की बात नहीं की है। तो लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं तो आप परेशानी अपने है कि कांग्रेस ब्रजमोहन जी, इसमें पूरी तौर आप से- अपने, सबसे पहले तो आप अपने घर में ही एक हो जाइए। आप तो अपने घर वालों को छोड़ के ही बाहर आ गए, वहां तो एक हो जाइए, बाकी के समाज की बात बाद में करेंगे। देखिए, राजनीति में घर अपनी जगह पे है, और राजनीतिक विचारधारा और राजनीति का जो परिदृश्य है वो अपनी जगह पर है। हम लोग इस एक राजनीतिक मतलब दल के रूप में अलग-अलग काम कर रहे विचारधारा के हैं। लोग इसमें हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सारा मुद्दा उठा क्यों? क्योंकि इसमें कांग्रेस की जो मानसिकता है, जिसपे वो सिर्फ हर चीज को हिंदू और मुसलमान पे लाके खड़ा करती है, ये उसके कारण विवाद पैदा हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे देश को एक होने की बात की, लेकिन उसपे इन्होंने एक कमजोरी, इन लोगों ने उस मुद्दे को निकाल कर देश के सामने इस ढंग से प्रस्तुत किया जैसे कि खाली सिर्फ हिंदू या मुसलमानों के लिए बात हो रही है। और इसी बात को आदरणीय अजीत दादा पवार ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि महाराष्ट्र का मतदाता पूरी तौर से धर्मनिरपेक्ष है, और वो हिंदू और मुसलमान की बात पर वोट कभी नहीं करता, वो हमेशा डेवलपमेंट के आधार पर वोट करता है। कांग्रेस के विकास का खाका क्या है आज से के नहीं बता पा रहे, लेकिन हम लोगों ने, हमारी सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र का विकास हम लोगों ने 2.5 साल में किया। ब्रजमोहन जी, करेंगे। ब्रजमोहन जी, अगर ऐसा होता तो फिर चुनाव के ठीक पहले कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसमें से हटा के 10% अलग क्यों किया गया? अगर जब विकास ही मुद्दा था तो फिर ये क्यों किया गया? देखिए, बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उनके तहत कई बार बहुत सारे फैसले सरकार को करना होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको कह दूं, वो क्या विकास की योजनाओं को ध्यान रख के करना पड़ते हैं? जितने निर्णय महायुति की सरकार ने लिए हैं, इतने फैसले कभी भी इतने कम समय में पिछली किसी सरकार ने नहीं लिए। आप देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके ऊपर लगातार बात हो रही थी कि शिक्षकों को, जो दूसरे जो शिक्षक थे, उनको 18,000 से लेकर 23,000 रुपए प्रति माह की वेतन मिलता था, लेकिन वही मदरसे के जो शिक्षक थे उनकी इस मांग पर कभी किसी ने विचार मंथन नहीं किया। महायुति की सरकार ने तत्काल इस मामले में फैसला लिया। हम लोगों ने उनको 18,000 रुपए की तनख्वाह दी है, क्योंकि वो भी शिक्षा का काम करते हैं। मंदिरों के पुजारी भी इंतजार कर रहे हैं, मंदिरों के पुजारी भी इंतजार कर रहे हैं। वो आने वाले दिनों में महायुति की सरकार आने दीजिए, देखिए बहुत सारे और जो लंबित मुद्दे हैं उन पे पूरी कार्रवाई होगी। इसी प्रकार से क्यों हिंदुत्व पीछे छूट गया? लोगों को हिंदुत्व पीछे छूट गया। मैंने फिर आपसे कहा, सनातन पीछे छूट गया के लिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए मतदाता के रूप में है, हम उसको हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं। राजीव पांडे जी, निश्चित रूप से राजीव पांडे जी, अजीत पवार का बयान, मिलिंद देवड़ा का बयान, अशोक चौहान का बयान और आपकी बीजेपी की नेत्री का बयान कहता है कि साहब इस तरह के बयानबाजी और इस तरह की राजनीति कम से कम हम तो नहीं करते। देखिए मनोज जी, इस विषय को छोड़िए। क्यों छोड़िए? सुनिए, मैं बता रहा हूं ना, अभी मैं बोल, अरे टॉपिक ही यही है हमारा। मैं बता रहा हूं ना, विषय यह है कि जो वो बात कह रहे हैं, वो सबसे पहले जितने नेताओं का आपने नाम लिया, हमारे सर्वोच्च नेता ने कह दिया है एक है तो सेफ है। हम वो नारा लेकर के चल रहे हैं मनोज। वही तो मैं कह रहा हूं कि आपके सर्वोच्च नेता के बयान पर सवाल उठा दिया, तभी तो मैं पूछ रहा हूं।
मनोज जी मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक है तो सेफ है। आपने शायद सुना होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी जो सरकारवा है उन्होंने भी कहा इस मुद्दे पर, और मोदी योगी जी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, ब्रिजमोहन जी की अलग पार्टी है, शिवसेना अलग पार्टी है, मेरी अलग पार्टी है। मैं हम कोई व्यक्ति, मनोज जी अगर आप बोलेंगे तो मेरी आवाज आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही जब मैं बोल रहा हूं, मैंने कुछ तो बोला मेरा नहीं। ये मानना है कि मेरी पार्टी जो है ना उसमें ये विषय पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक मैंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पूरे देशभक्त लोगों के लिए है। जो देशद्रोही लोग हैं उनको छोड़ पूरे दीजिए, देश सारे भर के देशभक्त लोगों हो के जाएंगे। लिए है, सुनिए तो सही। पूरे देश भर के लोगों के लिए है, तो ये फिर उद्धव ठाकरे और शिंदे के लिए क्यों नहीं था? ये शरद पवार और अजीत पवार के लिए क्यों नहीं था कि भाई तुम नहीं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे? तो वहां ये तो आप आपने उनसे- ये वहां तो आप- आपने ये दरार आप- डाल दी ना। आप राजनीतिक, देखिए राजनीतिक बात आप कर रहे हैं कि उनके अपने डिफरेंसेस थे जिसके कारण से उनकी पार्टी टूटी। अब उस विषय पर जाएंगे। पहले जो अभी आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस की नेत्री ने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं और जवाहरलाल नेहरू को पंडित लगा ये करके बात कर रहे आपके हैं। चर्चा ये को कौन डिरेल सा करने तरीका का है? प्रयास पंडित कर रहे किस हैं चीज के भाजपा के पंडित थे वो? प्रवक्ता। कौन सा पंडिताई करते थे जवाहरलाल नेहरू? कौन सी पढ़ाई लिखाई में बहुत बड़े पंडित थे? जेंटलमैन पास डिग्री मिला था अपने उनको चरित्र LLB का में, पास प्रमाण नहीं कर पा रहे थे बखूबी वो दे रहे हैं LLB और आपकी बाहर चर्चा जाकर को के। डिरेल कर पंडित रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू किस चीज में पंडित थे? रामायण के विद्वान थे कि गीता के विद्वान थे कि आइंस्टीन थे? पंडित अरे सीधा बोले ना जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बोलिए। जातिगत विद्वेष मत फैलाइए, कांग्रेस पार्टी का यही काम देखिए, है। महिमा जी को जातिगत बहुत जनगणना गुस्सा आ रहा है। कराइए। महिमा जी को जातिगत- गुस्सा आ रहा है और हो सकता है कि महिमा जी आपसे कह दे कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता गले में भगवा डाल के चलता है। वो कौन सा सनातन का, वो कौन सा साधु है, वो कौन सा संत है? नहीं, क्यों? आप भी चलिए। पंडित को मनोज जी, ये जातिगत- मुझे उत्तर देने दीजिएगा। इनका दोहरा चरित्र महिमा मैंने जी, बताया। जवाब दे मनोज दीजिए। जी, मनोज जी मुझे मैं कोई उत्तर दे दिक्कत नहीं देती है हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले, लेकिन ये कहते हैं जातिगत जनगणना कराएंगे और जाति विद्वेष फैला करके अपना वोट बैंक लेना चाहते हैं। महिमा जी, और जवाब साथ दे में दीजिए। पंडित करके शुरू करते चलिए हैं। जवाब ले जवाहरलाल लेते नेहरू। हैं, जवाब ले लेते हैं। महिमा जी, मैं उत्तर दे देती हूँ। देखिए, इनकी बौखलाहट तो आज जाहिर है, बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडवा जोड़ा। ये देखिए ना, अलग अलग विचारधारा के लोग जो घुसपैठ करके सरकार बना लाए दूसरी पार्टियों अच्छा, के उद्धव अंदर, ठाकरे जी आज जी आपके आपकी शो पर जी, बैठ आपको हरा करके क्या है? एक स्वर में नहीं बोल पा महिमा रहे हैं। ये जी, देखिए उद्धव कितनी ठाकरे जी तो बौखलाहट आपकी उद्धव विचारधारा ठाकरे के जी हैं क्या ना। बोलते थे? बौखलाहट सोनिया है गांधी कि को इल्जाम धैर्य से है। बात भी नहीं बोलूं सुन क्या इस सकते। चैनल पे? मैं ऐसे चर्चा नहीं सोनिया करूंगी। जी की- आप मनोज जी मुझे अवसर दें तो मेरा अवसर सुनिश्चित बस करें। एक मैं मिनट अपनी बोलने बात दीजिए रखूं। इनको। हाँ, बोलिए महिमा जी। तो इनकी जो बौखलाहट है आज जाहिर है। भाजपा के प्रवक्ता की जबान नहीं संभल रही, लड़खड़ा रही है, और जब मुंह से कुवचन निकल रहे हैं तो फिर वो उसको तेज तर्रार रूप से बोलते जा रहे हैं, अपने चरित्र का प्रमाण दे रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, जब भाजपा और उसके सहयोगी ये कह रहे हैं कि हम एक है तो सेफ है का नारा इस देश के हर नागरिक के लिए दे रहे थे, आपने देखा होगा एक विज्ञापन छापा भाजपा ने तमाम समाचार पत्रों में। वो विज्ञापन छपा एक है तो सेफ है के नारे के साथ पिछले चंद दिनों में। उस विज्ञापन पे जाइए और देखिए कि एक समुदाय है, एक धर्म विशेष है जिसकी तस्वीर, जिसकी वेशभूषा आपको उसमें नहीं मिलेगी। तमाम समुदायों की और धर्मों की उसमें आपको वेशभूषा मिलेगी, लेकिन एक समुदाय विशेष की नहीं मिलेगी। क्यों? उनका स्टैंड क्योंकि है। वो वही समुदाय है जिसके बारे में इनके मुख्यमंत्री झारखंड में जाके कहते हैं कि हमें इस देश में मुल्लों की जरूरत नहीं है। वो वही समुदाय है जिसके विरुद्ध इस सरकार का बुलडोजर चलता है। ना महिमा जी वो उनका स्टैंड है। महिमा जी वो उनका स्टैंड है, तभी तो अल्पसंख्यकों का एकमात्र चेहरा मुख्तार अब्बास नकवी को भी कैबिनेट से, मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। वो उनका स्टैंड है, तो फिर ये वो ना उस लाइन पर चलते और उन्हें इस बात पर फख्र है। वो संकोच नहीं करते। वो जानते हैं कि हमें राजनीति करनी, किस तरीके से करनी। लेकिन महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां विचारधारा का संकट हो गया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं कह मनोज सकती जी, है, मुझे कोई भी राजनीतिक, दीजिए। समय खत्म हो रहा है पांडे जी, फिर कभी बात करेंगे, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं कह सकती। अरे उद्धव जी और क्या विचारधारा बोलते का थे? सोनिया जी का ये संक्रमण तो हर बोल दीजिए। राजनीतिक पार्टी में है। अरे उस हम सोनिया लगातार गांधी बात का करते उद्धव रहेंगे, जी का चर्चा चरण करते रहेंगे। कर दिया, उद्धव समय जी का का अभाव है, इसलिए चरण शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ धन्यवाद। इस पर चर्चा में बने रहे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और विषय की, और विषय उत्तर प्रदेश का। यूपी PSC ने